जिसके गिर्द वही खौफनाक ब्लड हाउंड कुत्ते बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। ये वसी मैदान भी चारों तरफ से ऊंची खारदार तार से बंद कर दिया गया था और एक लम्हे में ट्रूमैन समझ गया कि ये मैदान उस कार्लाइल ने अपने दुश्मनों को इन आदमखोर कुत्तों के आगे डलवाने के लिए बिल्कुल उसी तरह बनवाया है जिस तरह कदीम रोमन शहंशाह अखाड़े बनवाकर उनमें इंसानों को भूखे शेरों के आगे डलवाकर उनका तमाशा देखा करते थे। ट्रूमैन अचानक जंप लगाने की वजह से पहले तो मैदान में रोल होता हुआ आगे की तरफ बढ़ा, मगर दूसरे लम्हे वो बिजली की सी तेजी से उछला और फिर पूरी कुव्वत से एक तरफ दौड़ पड़ा। वो चारों खौफनाक आदमखोर सियाह कुत्ते उसी तरह वहशियाना अंदाज में भौंकते हुए उसके पीछे दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते अचानक ट्रूमैन यकलक पलटा। उसी लम्हे सबसे आगे आने वाला कुत्ता उसके करीब पहुंच गया और उसने पूरी कुव्वत से उस पर छलांग लगा दी। वो शायद दांतों से उसका गला चबाना चाहता था, मगर दूसरे लम्हे वो भारी भरकम कुत्ता उसके हाथों में उड़ता हुआ घूमकर पीछे आने वाले 3 कुत्तों से इस तरह जा टकराया जैसे कोई वजनी चट्टान टकराती है। और उसके साथ ही ट्रूमैन एक बार फिर मुड़कर तेजी से भागने लगा, लेकिन कुत्ते बदस्तूर उसके पीछे थे और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उनकी वहशत भरी आवाजें और उनकी रफ्तार में तेजी आती जा रही थी, जबकि ट्रूमैन का अब सांस चढ़ गया था और उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी भी लम्हे वो अचानक बेदम होकर गिर पड़ेगा और ये खौफनाक आदमखोर कुत्ते उसे भंबोड़ कर खा जाएंगे। इस मैदान में सिवाय भागने और मुसलसल भागते रहने के सिवा और कोई बचाव का तरीका ही ना था। सपाट मैदान में कोई दरख्त भी ना था कि वो उस पर चढ़ जाता। बस एक ही आइडिया उसके जहन में था और उसी आइडिया के तहत वो मुसलसल भागा चला जा रहा था। उसका आइडिया था कि वो खारदार तार की बाड़ पर चढ़कर अगर दूसरी तरफ कूद जाए तो इन खौफनाक कुत्तों से जान बचा सकता है, और उस आइडिया के तहत वो अपनी पूरी कुव्वत से खारदार तार की तरफ भागा चला जा रहा था। लेकिन अब उसके और कुत्तों के दरमियान फासला लम्हा ब लम्हा कम से कम होता जा रहा था और कुत्तों की गुर्राहट अब उसे बिल्कुल अपनी पुश्त पर से आती हुई सुनाई दे रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था कि किसी भी लम्हे कुत्ते उसे दबोच लेंगे और फिर उसे चीर पाड़ कर खा जाएंगे, लेकिन जिंदगी की उम्मीद उसे मुसलसल दौड़ाए चली जा रही थी। खारदार तार की बाड़ अब करीब आती जा रही थी। अचानक एक कुत्ते ने उसके पैर पर मुंह मारा और उसे हल्का सा झटका लगा, लेकिन इससे पहले कि वो लड़खड़ाकर गिरता उसने यकलक दौड़ते दौड़ते अपने जिस्म को पूरी कुव्वत से हाई जंप लगाने के अंदाज में फिजा में उछाला और उसके साथ ही उसका जिस्म फिजा में किसी परिंदे की तरह उड़ते हुए खारदार तार की बाड़ के ऊपर से गुजरता चला गया। लेकिन दूसरे लम्हे ये देखकर उसका जहन भग से उड़ गया कि इस शैतान कार्लाइल ने खारदार तार को सिर्फ सिंगल अंदाज में ना बनवाया था, बल्कि उसके पीछे कुछ दूर एक और बाड़ थी और दोनों बाड़ों के दरमियान उस खारदार तार का जाल सा तना हुआ था और उसका जिस्म एक झटके से उस खारदार तार के जाल से टकराया और उसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई, क्योंकि एक लम्हे के लिए उसे यूं महसूस हुआ जैसे हजारों सलाखें उसके जिस्म में घुस गई हो। ये तार के नोकीले कांटे थे। उसके साथ ही उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर वापस इस तरह मैदान में आ गिरा जैसे गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आता है, और फिर एक धमाके से जमीन पर उन खौफनाक कुत्तों के करीब आ गिरा जो खारदार तार की बाड़ की वजह से रुककर जुबानें निकाले खड़े हाँप रहे थे। ट्रूमैन के वापस आकर नीचे गिरते ही इन खौफनाक कुत्तों ने एक बार फिर वहशियाना अंदाज में भौंकते हुए नीचे गिरकर उठते हुए ट्रूमैन पर पूरी कुव्वत से हमला कर दिया। सियाह रंग की कार खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। उसके पीछे 2 और कारें थी। पहले वाली कार की ड्राइविंग सीट पर डियानो था, जबकि साइड सीट पर मादाम लीजा बैठी हुई थी। उगबी सीट पर 3 मुसल्ला आदमी थे। पीछे आने वाली दोनों कारों में भी मुसल्ला अफराद भरे हुए थे। उस इमरान ने आखिर मुझे किस तरह पहचान लिया होगा? वो तो मेरे बारे में इस तरह बातें कर रहा था जैसे वो मुझे सदियों से जानता हो। मादाम लीजा ने होंठ चबाते हुए कहा। यही बात मेरी समझ में भी नहीं आई, डियानो ने सर हिलाते हुए कहा, और मादाम लीजा ने होंठ भींच लिए। थोड़ी देर बाद कार एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हो गई और फिर डियानो ने कार चौक के करीब रोक दी। उगबी कारें भी रुक गईं। कार रुकते ही मादाम लीजा, डियानो
और बाकी साथी नीचे उतर आए, जबकि उगवी कारों से भी 10 अफराद नीचे उतर आए थे। उसी लम्हे एक दरख्त की ओट से एक नौजवान तेज तेज कदम उठाता उनकी तरफ आता दिखाई दिया और वो सब चौंक कर उसे देखने लगे। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन सड़क पर जलने वाली मरकरी लाइटों की वजह से वहां दिन के उजाले का सा समा महसूस हो रहा था। मादाम आप आ गई, उस नौजवान ने करीब आकर मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्या पोजीशन है उनकी रोफन? मादाम ने सख्त लहजे में पूछा। वो सब कोठी में मौजूद हैं। उनमें 4 मर्द हैं और एक औरत। एक मर्द अभी आधा घंटा पहले आया है, नौजवान ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। जाओ डियानो, कोठी पर रेड कर दो, पूरी कोठी को ही बमों से उड़ा दो। मैं उनकी कटी पटी लाशें देखना चाहती हूँ। मादाम लीजा ने इंतहाई सख्त लहजे में साथ खड़े हुए डियानो से मुखातिब होकर कहा। यस मादाम, डियानो ने कहा और उसने बाकी मुसल्ला अफराद को अपने पीछे आने का इशारा किया और फिर वो सब तेज तेज कदम उठाते आगे बढ़ गए, जबकि मादाम लीजा वहीं कार के करीब ही खड़ी रही। उन्हें इत्तला देने वाला नौजवान भी उनके साथ ही था। चंद लम्हों बाद कॉलोनी की फिजा खौफनाक धमाकों से गूंज उठी। धमाके काफी दूर और मुसलसल हो रहे थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे कॉलोनी पर किसी फौज ने हमला कर दिया हो। रात के वक्त इन खौफनाक धमाकों की वजह से यकलख्त हर तरफ अफरा तफरी सी मच गई और लोग चीखते हुए दौड़कर घरों से निकलकर सड़क पर आने लग गए। मादाम लीजा कार के साथ खामोश खड़ी थी। चंद लम्हों बाद दूर से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और मादाम लीजा चौंक पड़ी और फिर उसने डियानो और उसके साथियों को आते हुए देखा। उसी लम्हे दूर से पुलिस गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। जल्दी करो, कारों में बैठ जाओ, पुलिस आ रही है, मादाम लीजा ने चीखते हुए कहा और इसके साथ ही वो खुद तेजी से अपनी वाली कार में घुस गई। दूसरे लम्हे डियानो उछलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और 3 साथी उगवी सीट पर धम से आ बैठे। उसके साथ ही डियानो ने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। पुलिस सायरन अभी दूर थे। कार एक झटके से आगे बढ़ी और फिर इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली गई। उनके साथियों की कारें उनके उक्म में आ रही थी। क्या हुआ? मादाम लीजा ने होठ चबाते हुए पूछा। कामयाबी, हमने पूरी कोठी ही उड़ा दी है, डियानो ने जवाब दिया और लीजा ने इस्बात में सर हिला दिया। अरे ये नीली कार किसकी है? मुसलसल हमारे पीछे आ रही है, यकलख्त लीजा ने साइड मिरर को देखते हुए कहा, जिसमें से उसके साथियों की दोनों कारों के उकब में आती हुई तीसरी नीले रंग की कार साफ दिखाई दे रही थी। ये रोकन की कार है मादाम, डियानो ने कहा तो मादाम लीजा ने इस्बात में सर हिला दिया। उनकी लाशें तो हमें चेक करनी चाहिए थी ताकि मुकम्मल इत्मीनान हो जाता। लीजा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। हमने चारों तरफ से अचानक कोठी पर बमों की बारिश कर दी और कोठी के पुरकच्छे उड़ गए हैं। ऐसी सूरत में उनके बच जाने का कोई सवाल ही बाकी नहीं रह जाता। वैसे रोकन बेहद बाखबर आदमी है। अगर उसने कहा है कि वो लोग अंदर थे तो यकीनन वो अंदर ही होंगे, डियानो ने जवाब देते हुए कहा। हाँ ठीक है, अब चीफ बॉस को मैं बताऊंगी कि जिससे वो खौफजदा था उसे मैंने इतनी आसानी से खत्म कर दिया है, लीजा ने मसरत भरे लहजे में कहा और डियानो ने इस्बात में सर हिला दिया। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद कार एक बड़ी सी इमारत के अंदर दाखिल हो गई। ये उनका हेडक्वार्टर था। डियानो ने कार एक बरामदे के सामने जाकर रोक दी और लीजा कार रुकते ही दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई। उसके उकब में आने वाली तीनों कारें भी पीछे रुक गई थी और उनमें से लीजा के साथी उतरने लग गए थे। नीली कार में से वही नौजवान अकेला उतरा था जिसने उन्हें कोठी के अंदर इमरान और उसके साथियों की मौजूदगी की इत्तला दी थी। रोकन मेरे साथ आओ, मादाम लीजा ने उस नौजवान को आवाज देते हुए कहा और फिर तेजी से इमारत की अंदरूनी तरफ को मुड़ गई। डियानो भी उसके साथ था। थोड़ी देर बाद वो तीनों एक बड़े कमरे में पहुंच गए। ये सिटिंग रूम था। मादाम लीजा एक कुर्सी पर बैठ गई जबकि डियानो और रोकन दोनों खड़े रहे। बैठो डियानो और रोकन, तुम भी बैठो, तुम्हारी वजह से तो आज मुझे इन लोगों के खिलाफ कामयाबी हुई है, लीजा ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया मादाम, रोकन ने मुस्कुराते हुए कहा और मुअद्दबाना अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया, जबकि डियानो भी मुस्कुराता हुआ एक कुर्सी पर बैठ गया था। मैं चाहती हूँ चीफ बॉस को सिर्फ कामयाबी की खबरें ना सुनाऊं, बल्कि इन लोगों की कटी-पटी लाशें भी उसके सामने रख दूं। और मेरा प्रोग्राम भी यही था कि उनकी लाशें लेकर आऊंगी, लेकिन न जाने पुलिस इस कदर जल्दी कैसे पहुंच गई।
मादाम लीजा ने मुंह बनाते हुए कहा, मादाम, आप अगर उनकी लाशें चीफ बॉस तक भिजवाना चाहती हैं तो उस काम के लिए मैं हाजिर हूँ। रॉकन ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा, वो कैसे? मादाम लीजा ने चौंक कर पूछा और डियानो भी हैरत से उसे देखने लगा। पुलिस यकीनन ये लाशें ले जाएगी, लेकिन मेरे पास ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि इन लाशों को पुलिस से हासिल कर लूं और किसी को इल्म भी न हो। मगर मसला ये है कि उन्हें ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस पूरे शहर में उनकी तलाश शुरू कर देगी। इसलिए ये तो हो सकता है कि लाशें पुलिस से हासिल करते ही फौरी तौर पर उन्हें चीफ बॉस तक पहुंचा दिया जाए। रॉकन ने जवाब देते हुए कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन चीफ बॉस का पता सिर्फ कार्लाइल जानता है और कोई नहीं जानता, क्योंकि कार्लाइल को चीफ बॉस ने अपना नंबर 2 बनाया हुआ है। बहरहाल ऐसा हो सकता है कि तुम वो लाशें यहाँ ले आओ और फिर हमें न लाद कर यहाँ से कार्लाइल के पास ले चलेंगे। चीफ बॉस ने कार्लाइल को यकीनन उसके खास अड्डे पर ही पाबंद कर रखा होगा। मादाम लीजा ने सोचने के से अंदाज में कहा, तुम पहले चीफ बॉस से तो बात कर लो, हो सकता है वो लाशें अपने तक पहुंचाने की बात को सिरे से पसंद ही न करे। डियानो ने पहली बार बात करते हुए कहा, नहीं, चीफ बॉस ने मुझे मना किया था कि मैं उस इमरान और उसके साथियों के चक्कर में मुलविस ना हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि लाशों समेत उससे बात की जाए। मादाम लीजा ने जवाब देते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि उसकी बात का डियानो कोई जवाब देता, अचानक एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर था। चीफ बॉस की कॉल है मादाम, उस नौजवान ने मौदबाना लहजे में कहा। तो मादाम लीजा और डियानो दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। ओ, दिखाओ मुझे, मादाम लीजा ने तेज लहजे में कहा और उस आदमी के हाथ से झपट कर ट्रांसमीटर ले लिया। ट्रांसमीटर पर एक बल्ब मुसलसल जल बुझ रहा था। मादाम लीजा ने ट्रांसमीटर का बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, चीफ बॉस कॉलिंग ओवर। बटन दबते ही एक भारी और कड़क आवाज सुनाई दी। यस चीफ बॉस, लीजा बोल रही हूँ, ओवर। मादाम लीजा ने मौतबाना लहजे में कहा, लीजा, तुम्हारे ग्रुप ने फ्रांसिस्को कॉलोनी की कोठी पर बम बरसाए हैं, क्यों? ओवर। दूसरी तरफ से चीफ बॉस ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और लीजा और डियानो दोनों के चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए। बॉस, आपको कैसे इतनी जल्दी मालूम हो गया है? अभी तो हम वहाँ से वापस आए हैं, ओवर। मादाम लीजा से शायद ना रहा जा सका था, इसलिए उसने पूछ ही लिया था। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम लोगों की सरगर्मियों से ना वाकिफ रहता हूँ? तुम वजह बताओ, क्या था वहाँ जिसके लिए तुम्हें इस कदर सख्त इकदाम करना पड़ा, ओवर। चीफ बॉस ने इंतहाई सख्त लहजे में पूछा। बॉस, आपके लिए खुशखबरी है, उस कोठी में पाकिस्तान का अली इमरान और उसके साथी मौजूद थे और मैंने पूरी कोठी ही बमों से उड़ा दी है। इस तरह वो यकीनी तौर पर हलाक हो चुके हैं, ओवर। मादाम लीजा ने कहा, इमरान और उसके साथी तुम्हें कैसे मालूम हुआ था, ओवर। इस बार चीफ बॉस के लहजे में हैरत थी और मादाम लीजा बेख्तियार मुस्कुरा दी। बॉस, आपने तो उस इमरान से राब्ता करने से मना कर दिया था, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बात करना चाहती थी। चुनांचे मैंने प्रिंसेस जेनेट बनकर फोन पर उसे होटल में कॉल किया। तो बॉस, वो आदमी वाकई इंतहाई खतरनाक हद तक बाखबर निकला। उसने फौरन पहचान लिया कि मैं प्रिंसेस जेनेट नहीं बल्कि मादाम लीजा बोल रही हूँ और हमारे सेक्शन का कोड निशान फ्लाइंग स्पैरो है। उसने बात भी इंतहाई बदतमीजी से की, जिस पर मुझे गुस्सा आ गया। मेरे सेक्शन के अफराद होटल रैम्बो में मौजूद थे, चुनांचे मैंने उन्हें फौरी तौर पर उस इमरान और उसके साथियों के कत्ल का हुक्म दे दिया। लेकिन फिर मुझे इत्तला मिली कि वो लोग फौरी तौर पर होटल से गायब हो गए हैं। मैंने उनकी तलाश का हुक्म दे दिया। मेरे आदमी रॉकन ने उन्हें चेक कर लिया और फिर उनकी निगरानी करते हुए वो फ्रांसिस्को कॉलोनी की उस कोठी तक पहुंच गया जहां ये लोग जाकर रहे थे। चुनांचे रॉकन ने वहां से मुझे इत्तला दी तो मैं डियानो और मुसल्लह अफराद को लेकर वहां पहुंची। रॉकन ने मुझे बताया कि वो लोग कोठी के अंदर हैं, तो मैंने डियानो को हमले का हुक्म दे दिया और कोठी को बमों से उड़ा दिया गया और फिर पुलिस के सायरन सुनने के बाद फौरन वहां से चले आए। अब हम प्रोग्राम बना रहे थे कि पुलिस से लाशें हासिल करके कार्लाइल के जरिए आप तक पहुंचाई जाए कि आपकी कॉल आ गई। मादाम लीजा ने तफसील बताते हुए कहा, तुम इंतहाई अहमक औरत हो मादाम लीजा। जब मैंने तुम्हें मना कर दिया था कि तुमने उनसे कोई राब्ता नहीं रखना, तो तुमने इस कदर अहमकाना इकदाम क्यों किए हैं? मैंने उनकी वजह से कार्लाइल जैसे आदमी को भी उसके खास हेडक्वार्टर तक पाबंद कर दिया था, क्योंकि ये लोग हद दर्जा खतरनाक और शातिर हैं।
जिस कोठी पर तुमने बमों की बारिश की है उसके अंदर से चिड़िया के बच्चे की लाश भी नहीं मिली। तुम कह रही हो कि उनकी लाशें अंदर होंगी। ओवर। चीफ बॉस ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है बॉस? रॉकन इंतहाई बाएतमाद आदमी है और वो इस वक्त मेरे सामने बैठा है। रेड से पहले उसने मुझे बताया कि एक औरत और 4 मर्द अंदर मौजूद हैं। ओवर। मादाम लीसा ने हैरत भरे लहजे में कहा। पुलिस ने पूरी कोठी चेक की है, वहाँ कोई लाश नहीं थी। रॉकन से मैं वाकिफ हूँ, वो गलत बयानी करने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि उन्हें तुम्हारी आमद का इल्म हो गया और वो बम फायर होने से पहले ही खामोशी से वहाँ से निकल गए। उससे तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि वो लोग किस कदर खतरनाक हैं। अब तुम ऐसा करो कि फौरी तौर पर खुद भी अंडरग्राउंड हो जाओ, क्योंकि मुझे खतरा है कि वो तुम्हारे जरिए कार्लाइल और फिर कार्लाइल के जरिए मुझ तक न पहुंच जाए। ओवर। चीफ बॉस ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। यस बॉस। ओवर। मादाम लीसा ने इंतहाई मायूसाना लहजे में कहा और दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल के अल्फाज सुनते ही उसने बटन ऑफ करके ट्रांसमीटर वापस उस नौजवान की तरफ बढ़ा दिया जिसने वो लाकर मादाम लीसा को दिया था और जो कॉल के दौरान वहीं खड़ा रहा था। नौजवान ट्रांसमीटर लेकर तेजी से वापस चला गया। ये कैसे मुमकिन हो गया? इसका मतलब है रॉकन तुमने सही निगरानी नहीं की। ये सब तुम्हारी कोताही का नतीजा है। मादाम लीसा उस नौजवान के बाहर जाने पर कुर्सी पर बैठे हुए रॉकन पर उलट पड़ी। अगर तुम जैसी औरतें इतनी आसानी से इमरान पर हाथ डाल सकती तो इमरान अब तक कंवारा क्यों फिर रहा होता? रॉकन ने यकलक बदली हुई आवाज में कहा। क्या? कौन हो तुम? तुम इमरान। बिल्कुल वही आवाज। मगर मादाम लीसा ने इंतहाई हैरत से चीखते हुए कहा और इमरान का नाम सुनकर डियानो ने, जो उठकर खड़ा हो चुका था, बिजली की सी तेजी से जेब में हाथ डाला। मगर दूसरे लम्हे ठक की आवाज के साथ ही डियानो चीखता हुआ वापस कुर्सी पर गिरा और फिर कुर्सी समेत उलटकर पीछे लुढ़क गया। मादाम लीसा की आंखें हैरत और खौफ से फैलती चली गईं। अब रॉकन के हाथ में साइलेंसर लगा रिवॉल्वर साफ दिखाई दे रहा था। तुम वाकई इमरान हो। ओ। मादाम लीसा ने डूबते हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही उसकी गर्दन ढलक गई। वो बैक वक्त हैरत और खौफ की शिद्दत से बेहोश हो चुकी थी। ट्रूमैन एक धमाके से नीचे गिरा और फिर उसने तेजी से उठने की कोशिश की, लेकिन अचानक और बुलंदी से गिरने की वजह से उसके जिस्म का तवाजुन फौरी तौर पर उसके कंट्रोल में न आ रहा था। उधर चारों खौफनाक वहशी आदमखोर कुत्तों ने उसके जमीन पर गिरते ही वहशियाना अंदाज में भौंकते हुए उस पर छलांगे लगा दी। चूंकि उन सब का टारगेट ट्रूमैन था, ट्रूमैन ने उन्हें अपने आप पर हमला आवर होते देखकर और तो कुछ न सोचा, वो तेजी से जमीन पर रोल होता हुआ आगे की तरफ हो गया और कुत्ते वहशियाना अंदाज में पूरी कुव्वत से एक दूसरे से टकराए और एक कुत्ता जैसे ही टकराकर चीखता हुआ ट्रूमैन के करीब आकर गिरा। ट्रूमैन ने, जो उस दौरान उठकर बैठ गया था, झपटकर उसकी पिछली 2 टांगें पकड़ी और दूसरे लम्हे उसने उसे उन दोनों टांगों की मदद से पूरी कुव्वत से वहीं बैठे बैठे अपने सर के गिर्द पूरी कुव्वत से घुमाना शुरू कर दिया। खौफनाक कुत्ते के हलक से चीखें निकलने लगी थी और उसके घूमते हुए जिस्म से टकराकर कुछ कुत्ते तो दूर जा गिरे और बाकी तेजी से पीछे हटकर और ज्यादा खौफनाक अंदाज में भौंकने लगे। ट्रूमैन कुत्ते को घुमाते घुमाते उठकर खड़ा हुआ और दूसरे लम्हे उसने पूरी कुव्वत से घुमाकर उसकी टांगें छोड़ दी और उसके हाथ में मौजूद कुत्ता लंबी आवाज में चीखता हुआ फिजा में उड़ता दोनों बालों के ऊपर से गुजरता हुआ दूर जमीन पर एक धमाके से जा गिरा। ट्रूमैन ने जैसे ही उस कुत्ते की टांगों को छोड़ा था, बाकी कुत्ते भी अपने साथी को चीखते हुए फिजा में उड़ता देखने लगे ही थे कि ट्रूमैन ने यकलक झपटकर एक और कुत्ते की दोनों टांगें पकड़ ली। उस कुत्ते ने तेजी से मुड़कर उस पर हमला करने की कोशिश की और दूसरे 2 भी ट्रूमैन पर लपकने लगे, लेकिन ट्रूमैन ने अपना एक घुटना जमीन पर रखकर उसे पूरी कुव्वत से अपने सर पर घुमाना शुरू कर दिया और चूंकि वो घुटने के बल बैठा हुआ था, इसलिए उसके सर पर घूमता और चीखता हुआ कुत्ते का जिस्म दूसरे 2 कुत्तों को करीब न आने दे रहा था। उसी लम्हे ट्रूमैन एक झटके से खड़ा हुआ और फिर उसने बैक वक्त 2 काम किए। एक तो उसने हाथों में मौजूद कुत्ते को पहले कुत्ते की तरह पूरी कुव्वत से खारदार तारों की बाढ़ से दूसरी तरफ उछाल दिया और साथ ही उसने उछलकर पूरी कुव्वत से एक कुत्ते के पेट पर जोरदार लात मारी। उसका नतीजा ये हुआ कि वो कुत्ता जिसके पेट पर लात लगी थी
उछलकर खारदार तार की बाड़ से किसी गेंद की तरह टकराया। ट्रूमैन चूंकि लात मारने के लिए उछला था और साथ ही वो एक कुत्ते को घुमा भी रहा था, इसलिए वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और उसका जिस्म किसी लट्टू की तरह घूमता हुआ जमीन पर जा गिरा और उसी लम्हे दूसरे कुत्ते ने वहशियाना अंदाज में उस पर छलांग लगा दी और इस बार वो भेड़िए से भी बड़ा खूंखार सियाह कुत्ता उस पर छा गया